विद्यार्थियों, हम लोग गोदान पर चर्चा कर रहे थे और आप तमाम तरह की चर्चाएं सुनने के लिए, कहानियों की व्याख्या, कविताओं की व्याख्या सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर कालू लाल कुलमी और मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ जैन कॉलेज बेंगलुरु में, और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता भी हूँ पत्र पत्रिकाओं में, और कोशिश करता हूँ कि एक बेहतर समझ के साथ और बेहतर सोच के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और साहित्य की कुछ व्याख्या जीवन संदर्भ के साथ करते हुए आगे बढ़ता चलूं। तो गोदान पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको मालूम ही है, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास आधुनिक काल का महाकाव्य माना जाता है और ग्रांड नैरेटिव के रूप में इसको समझते हुए किस तरह से भारतीय सभ्यता और भारतीयता की जब हम बात करते हैं और जब पश्चिमी सभ्यता से जब तुलना करते हैं, तो भारतीय सोच या विचार, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू किताब लिखते हैं और उसमें सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं, और तमाम विचारक चिंतक स्वामी विवेकानंद अपने दृष्टिकोण से बार बार भारतीयता की जो तमाम सूत्र है उनकी पड़ताल करते हुए इसके मर्म को, इसके रहस्य को बताते हैं। तो गोदान जो है प्रेमचंद का, वो कुछ इसी तरह का उपन्यास है। और हम अब चर्चा करेंगे राय साहब के बारे में और उनकी जो पूरी मित्र मंडली है, संपादक मंडली है। मैंने कहा ना, ये उपन्यास आज़ादी के पहले का है, 36 का है, और ठीक उसी वर्ष प्रेमचंद का भी देहांत हो चुका था। तो प्रेमचंद तो आज़ादी भी देख नहीं पाए, लेकिन उनका संघर्ष, उनका लेखन हमारे लिए कितना काम का है, ये भी हम समझ सकते हैं। तो जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमारी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे। अब राय साहब के यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला बड़ा, है ना, तो उसमें सारे लोग गेस्ट आ रहे हैं, उसकी क्या क्या तैयारियां चल रही है उसके बारे में बता रहा है पूरा। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डांटे, नीली साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिर रहे थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकारनाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं। अब देखिए, संपादक लोग भी आते हैं, चिंतक भी आते हैं, वो तो जमींदार साहब है ना, तो सारे लोग उनके यहाँ पे आते ही है भाई। बड़ा प्रोग्राम करवा रहे तो सबको बुलाया उन्होंने, बड़े आदमी हैं जिन्हें देश चिंता ने गुला डाला है। दूसरे महाशय कोट पैंट में, वह वकील, वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी में दलाली करते हैं और तालुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलवाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। और तालुकेदारों को, इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा, और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पाजामा पहने हुए मिस्टर मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। मेहता फिलोसॉफी पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय के अंदर। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए। ये राय साहब के साथ ही पढ़ते थे एक जमाने में। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन में दे दिए हैं, और एक गुलाबी मिर्जाई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है। क्या बना है वो? होरी यहाँ पर राजा जनक का माली बनता है, और गरूर से इतना फूला उठा है मानो ये सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। देखिए, आम आदमी का जीवन में क्या है, थोड़ी सी खुशी उसके जीवन का पूरा मनोलोक बदल देती है, उसके संसार को बदल देती है। तो होरी को राजा साहब ने कहा कि भाई तुमको माली बनना है जनक का, तो बस वो तो बाग बाग हो गया। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, जिस पर शरबती रेशमी चादर खूब
खिल रही थी। पंडित ओंकारनाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म न हो, और इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। मैंने कहा राय साहब खुद लेखक भी हैं, तो उनको कलाओं में बड़ी रुचि भी है, तो उन्होंने कहा कि मतलब हमें ऐसा कोई नाटक मिल नहीं रहा था, तो मैंने खुद ही एक प्रहसन लिख डाला कि थोड़ी हंसी मस्ती भी हो जाएगी। प्रहसन होता है इसमें थोड़ी हंसी मजाक होती है, और उस जमाने में तो इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जनता के मनोरंजन के लिए और बड़े लोगों के मनोरंजन के लिए वही नाटक ही साधन हुआ करता था। तो बस समझिए वही, और उसमें बड़ी बड़ी रामायण हुआ करती थी, तो ये भी एक उसी का हिस्सा समझिए आप। ओंकारनाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी में ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे में ही प्रकाश अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकारनाथ ने मुंह फेर लिया, है ना। तो संपादक थे बिजली के, तो उन्होंने कहा कि संघर्ष में ही साहित्य पैदा होता है। ये तो राजा साहब, ये तो इश्क की जिंदगी जीने वाले, इनकी रचना में क्या ताकत होगी? तो कुछ ज्यादा जवाब नहीं देते हैं वो। और देखिए वो समय था जब मतलब एक नए विचार की शुरुआत हो रही थी, और साहित्य में कहीं न कहीं आम जन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का एक स्वर मुखर होने लगा था। मिस्टर तन्खा इस बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। वे बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हो। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता है। अब की तो आपने काउंसिल के प्रश्नों में धूम मचा दी थी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। राय साहब मेंबर थे भाई काउंसिलिंग में, भाई उस जमाने की राजनीति के भी हिस्सा थे, बहुत बड़े हो। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का श्राप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार है। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें। अब देखिए मेहता बहुत ही व्यवहारिक बात करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप खुद लिख रहे हैं कि जमींदारी खत्म होनी चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, तो फिर आप सबसे पहले शुरुआत आप ही कीजिए। बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दें, चरवाहा जमीन छोड़ दे। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ, है ना। कम्युनिस्ट मतलब उसमें कम्युनिस्ट विचार आ ही रहा था। 1917 में क्रांति हो ही चुकी थी रूस में। तो कहीं कि साम्यवाद भारत में 1925 में आपको पता होगा कि एक तरफ आरएसएस की स्थापना होती है और एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना होती है। तो प्रेमचंद उस विचार को भी तो समझ रहे थे ना। तो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट जो आम आदमी की बात करता है, जो जीवन में सच में उस रास्ते पर चलने की बात करता है, जो गांधी वाला रास्ता है कि अगर मैं दूसरों को सच बोलने की सलाह दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, या इस तरह की बातें कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में भी उस चीज का अंश होना चाहिए ना। मैं दूसरों को तो बोल रहा हूँ कि धन संपत्ति में क्या रखा हुआ है, और मैं पता चला है कि माल जोड़े जा रहा हूँ, धन इकट्ठा किए जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, पैसे पे पैसा बना रहा हूँ, और दुनिया को उपदेश दे रहा हूँ कि धन क्या है, भोग विलास में डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, इतना क्या धन धन करते हो। तो इस प्रकार का जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास से कुछ चलने वाला नहीं है, और न इससे कुछ हासिल होने वाला है। इसलिए मेहता स्पष्ट कहता है कि राय साहब आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आप इनको पहले अपने जीवन में उतारिए।
तभी इनका महत्व है। सिर्फ उपदेश देने से कुछ नहीं होता है। गांधी के पीछे उस जमाने में इतने सारे लोग ऐसे ही नहीं आ गए थे। इस बात को समझने की और इस बात की महत्ता को हमें खुद अपने विवेक से और अपनी बुद्धि से समझने की आवश्यकता है। राय साहब को आघात पहुंचा, वकील साहब के माथे पर बाल पड़ गए और संपादक जी के मुंह जैसे कालिक लग गई। वो खुद समष्टिवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। उन्हें पता था, लेकिन वो सीधा बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन मेहता ने सीधा सीधा राय साहब को ये बात बोल दी थी। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने आसामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो ये प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़ों कहते मतलब वो और जोर से जम के बात बोलते हैं। मेहता और भी आलोचना कर बैठते हैं। दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका आसामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता है कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना कहता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं है। क्या कहता है? या तो हम सबकी बराबरी की बात करते, साम्यवाद जानते ही मार्क्सवाद की बुरी जो अवस्था है कि सब बराबर है, इक्वल है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। या फिर हम शोषण की व्यवस्था मानते हैं। भाई दो ही हो सकता है ना, या तो आप सच के रास्ते पर चल रहे हैं या झूठ के रास्ते पर चल रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर आप गरीबों के कल्याण की बात करते हैं तो फिर आपको सब अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़नी पड़ेगी ना। अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो फिर आपको इस तरह की बात भी कहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। है तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दे। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हैं तो मैं खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझता हूँ और छिपकर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में है। क्यों कह रहे हैं कि आपको जो चीज बुरी लगती है, ठीक है, मानिए, स्वीकार कीजिए। आप चुपके चुपके वो सब कुछ कर रहे हैं और दुनिया को दिखा कुछ अलग रहे हैं। तो इस प्रकार का दोगलापन, इस प्रकार की कायरता, कावर्डनेस का मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेहता इस पूरे उपन्यास में एक बहुत ही पावरफुल चरित्र के रूप में उभर के आता है। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और देश दुनिया तमाम चीजों पर उनकी स्पष्ट राय है। और समझिए कि वो कहीं कि साम्यवाद का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। या गांधी जी की अगर मैं बात करूं कि जो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वो दौर था जब गांधी का बहुत ज्यादा प्रभाव था और साम्यवाद का भी विचार पूरी दुनिया में फैल रहा था। इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में वो एक साम्यवाद का विचार बड़ी तेजी से फैला। और रूस की क्रांति, मैंने कहा ना, 1917 में हुई थी और एक उपन्यास 1936 में लिखा गया है। तो 15 वर्ष का लगभग फर्क है। तो उससे भी अंदाज लगा सकते हैं आप कि प्रेमचंद उन सारी चीजों को भी समझ रहे थे अपने दौर में, अपने वक्त में। तो उनको भी अपनी रचनात्मकता में किस प्रकार से हिस्सा बनाते हैं। और कहीं की मैंने कहा ना कि सामंती सभ्यता की आलोचना करना और उसको खत्म करने की बात तो प्रेमचंद हमेशा कहते रहे हैं। तो प्रेमचंद की सोच ही इस प्रकार की बराबरी की बात की हमेशा रही उनके साहित्य में। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। राजा थे तो उन्हें पता था कि अब लोग इस प्रकार की आलोचना तो करेंगे हमारी, तो उन्हें कैसे टैकल करना इतना भी उनको आता था। कुछ असमंजस में पड़ते हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफगोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं। अब वो उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मेहता को कि आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर सफर का अपना एक रास्ता होता है। हर हर सफर की अपनी कुछ मंजिलें होती हैं। उन मंजिलों को पार करके ही हम अंतिम सफर तक पहुंचते हैं। और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्री है। अब वो कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इस प्रकार का प्रिविलेज मिला है कि जहाँ राजा ईश्वर और फिर उसका जो मंत्री है वो उसका प्रतिनिधित्व है। मेरे संस्कार इसी प्रकार के बचपन में, तो मैं क्या कर सकता हूँ।
लेकिन जैसे जैसे मुझे ज्ञान होता गया, जैसे जैसे मेरी आंखें खुलती गई, मैं उन सारी चीजों से अपने आप को मुक्त करता गया हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने आप को मुक्त नहीं किया है। और जब मैंने अपने आप को मुक्त किया है तो जाहिर सी बात है कि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है ना। तो मैं सामंती सभ्यता को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और मैं खुद चाहता हूँ कि ये खत्म हो और समाज में बराबरी की स्थापना हो। मैं उस वातावरण में पला हूँ और जहाँ ईश्वर और जमींदार है। मेरे स्वर्गीय पिता असामियों का पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं का विवाह करने में मदद करते थे। मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रही। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वो कौड़ी का एक दांत भी तोड़कर देना न चाहते थे। है ना? कह रहे हैं कि वो तब तक करते थे जब तक जनता उन्हें महान मानती रहे। अधिकार उनके पास सब कुछ थे, लेकिन जनता को कोई अधिकार देने की उनके पास हिमाकत नहीं थी। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ। और ये मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना अधिकार छोड़ दे तो अफवाह दे। मैं खुद सद्भावना रखते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे स्वर्ग को शासन और नीति के बल पर अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कह रहे हैं कि जब तक हमारे लोग, मुझे पता है कि अपनी मर्जी से तो अधिकार छोड़ेंगे नहीं, इसलिए शासन व्यवस्था जबरदस्ती कोई लोकतंत्र ला करके सिस्टम बना करके इस अधिकार से सबको मुक्त करके सबको बराबर की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। कि लोग भी कहते हैं जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ने को राजी होगा। जाहिर सी बात है, सरकार और कानून के दम पर ही उस चीज को ले सकता है, सरकार ले सकती है। तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि मैं भी मानता हूँ इस बात को कि जो जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति प्रॉपर्टी है उसको सरकार खुद उससे वंचित करे और वो जिनके पास नहीं है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करे। हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए, इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विश्वास व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम के मोटे होने का अधिकार नहीं है। परजीवी होना घोर लज्जा की बात है। फिर वो बोल रहे हैं कि दूसरों के मेहनत पर जीना घोर लज्जा की बात है। पूरा सामंत सिस्टम दूसरों के श्रम पर ही तो चल रहा था ना। राजा और मंत्री तो कभी खेती करने नहीं जाता था ना, लेकिन दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ खाना, सर्वश्रेष्ठ कपड़े, सर्वश्रेष्ठ शक्तियां उसके पास थी, तो कहां से आ रही थी? तो इसी बात को राय साहब कह रहे हैं। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पीसें और खपे, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इसका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। तो साफ कह रहे हैं कि पूंजी और शिक्षा का जो किला है, ये जो पावर सेंटर्ड सिस्टम, इसका टूटना बहुत जरूरी है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। तभी हम एक इक्वल सोसाइटी को स्टेब्लिश कर पाएंगे, तभी हम डेमोक्रेसी को ला सकते हैं। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे या हास्यास्पद और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था में हम जमींदारों की जितनी विलासिता, जितना दुराचार है, जितनी पराधीनता और जितनी निर्लजता है वर्दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। कह रहा है कि ये जो सब कुछ आराम से जो चीजें मिली इन लोगों को, इन सब चीजों ने जमींदारों को बर्बाद कर दिया है, इनको और भी लापरवाह बना दिया, जिनको बर्बाद पूरे इनके पूरे जीवन को तबाह कर दिया है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि सिस्टम खत्म हो और एक समाजवादी सिस्टम, एक बराबर का सिस्टम समाज में स्थापित किया जाए। राय साहब कहीं ना कहीं मेहता को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं बार बार। मेहता के सामने राय साहब अपना पूरा जस्टिफिकेशन प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं यहाँ पर। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्मा अभिमान नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं।
अगर अफसरों को कीमती कीमती डालियां न दें तो बागी समझे जाएं, शान से न रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रकृति को जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। ये राजा साहब बता रहे कि सामंती सिस्टम की ये स्थिति है कि हम लोग पूरी तरह से कमजोर और अंदर से खस्ता हाल हो चुके हैं। यानी कि सामंतवाद अब मरणासन अवस्था में, उसका अंत हो जाना चाहिए। ये जो कुछ दिख रहा है सिर्फ बाहर से दिख रहा है और लोकतंत्र की सख्त जरूरत है। मेहता ने ताली बजाकर कहा, डियर डियर, आपकी जबान में जितनी बुद्धि है काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। अब मेहता वापस जवाब दे रहे हैं कि ठीक है, आप अच्छी सी बातें कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इन सारी चीजों का आपके व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करना जरूरी है। बातें तो सब जानते हैं, लेकिन उन बातों को जानना और उन बातों पर चलना दोनों में बहुत फर्क है, और आपकी जबान में वो फर्क स्पष्ट नजर आ रहा है। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ भी चलना भी है और अपने साथ चलाना भी। बुरे कामों में भी सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीना हड़पते हैं जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर रहे हैं। अब इधर से संपादक साहब बोलते हैं कि आप भी तो 800 रुपये की तनख्वाह पाते हैं कॉलेज में, आप क्यों पा रहे हैं? आपको पता है कि जब भारत की जो उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी वो बता रहे कि 8 रुपये में एक आदमी अपना पूरा महीने का निर्वाह कर रहा है और आप 800 रुपये उड़ा रहे हैं। तो क्या बोलता है मेहता? राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अब मेहता स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे इस सिस्टम पर यकीन नहीं, इसलिए मुझे इतना वेतन लेता हूँ, और व्यक्ति और समाज को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ये बात वो कह रहे हैं। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। अब क्या कह रहा है मेहता? कह रहे हैं कि संसार में ये एक गरीब रहेगा, एक अमीर रहेगा, इस प्रकार का भेदभाव हमेशा रहेगा, ये और ये जब तक बना रहेगा तब तक दुनिया चलती रहेगी। अगर आप सभी को बराबर कर देंगे फिर ये दुनिया, इस मानव सभ्यता को गतिशील बना के रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये अपनी दार्शनिक फिलोसॉफी के आधार पर कह रहे हैं वो। कुश्ती का जोड़ बदल गया, राय साहब किनारे खड़े हो गए, संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? हाँ जी मानता हूँ, और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक है वह भी कोई नई चीज नहीं। जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता प्रवर्तक थे। यूनानी और रोम और सीरियाई सभी सभ्यता ने इसकी उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण सभी वह स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अगर आप इस विषय पर थोड़ा को लेखमाला शुरू कर दें। जी मैं इतना अहमक नहीं हूँ, सच्ची रकम दिलवाइए मैं अलबत्ता तो अलबत्ता। देखिए मेहता स्पष्ट कह रहा है अपनी बात को, और कह रहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ स्पष्ट कह रहा हूँ। बुद्ध ने भी इस विचार को लेके आया, ईसा भी लेके आया, प्लेटो भी लाया, लेकिन शायद उस समाज में जम नहीं पाया, इसलिए उसका खात्मा होता चला गया अपने आप। तो ये संपादक है तो बोल रहा है कि ठीक है, आप कुछ लिखिए हमारे लिए, हम कुछ शुरू करेंगे, बहस शुरू करेंगे। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र और रूप को, प्रतिभा को, बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों और भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है,
और आपने भी देखा होगा, रूप के चौखट पर बड़े बड़े महिष नाक रगड़ते हैं, क्या है सामाजिक विषमता नहीं है? वो कह रहे हैं कि असमानता सिर्फ धन की ही नहीं है, वो ज्ञान की है, बुद्धि की है, प्रेम की है, रूप की है, बहुत सारी चीजों की। इसलिए उसको किसी एक खास तरह की कैटेगरी में डिफाइन करना भी मुश्किल है। और वो सारे उदाहरण दे रहे हैं फिर, क्या है सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहां इसके सिवा और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राजा राज करती है, अब भी करती थी और हमेशा करेगी। अब देखिए, मैंने कहा रूस की क्रांति और रूस के परिवर्तन का भी प्रेमचंद जिक्र कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि रूस में क्या हुआ, रूस में कुछ भी नहीं हुआ ज्यादा। ये हुआ कि जो मालिक था ना, वो मिल का कर्मचारी बन गया, बस। इससे ज्यादा कुछ सिस्टम में कोई बुनियादी कोई परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कह रहा है कि राज कौन कर रहा है? राज आज भी बुद्धिमान आदमी कर रहा है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास ज्ञान है, वही राज कर रहा है। ये तो नहीं कि जो अज्ञानी है वो राज कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होगी और वही राज करेगा हमेशा। इसलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ क्रांति करने से परिवर्तन से काम नहीं होगा, पूरी जनता में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होगा, जिस बात को बाद में नेहरू भी कहते हैं, अम्बेडकर साहब भी कहते हैं और तमाम लोग कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान कितना जरूरी है। और उस जमाने के समाज में इसीलिए इतनी सारी समस्या थी कि लोगों के पास ज्ञान नहीं था, लोग अनपढ़ थे, उन्हें कुछ पता नहीं था नियम कानून का, सिस्टम का, तो उन्हें क्या पता। तो जो कुछ जानता है उसने कुछ बोल दिया, उसी को सच मानना था। तो इसलिए जो सामाजिक विषमता की जो बीमारी, इसका निदान क्या है? शिक्षा है, ज्ञान का है। ज्ञान का प्रचार प्रसार और बुद्धि का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात मेहता भी कर रहे हैं और ये बात मेहता के माध्यम से प्रेमचंद कर रहे हैं। और प्रेमचंद इसलिए रूसी क्रांति की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि सिर्फ क्रांति ही से काम नहीं चलेगा, समाज में बुनियादी परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। सिर्फ क्रांति करके आप समाज को नहीं बदल पाएंगे, जब तक कि उस समाज में उन सारी चीजों को शनै शनै नहीं बदलेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। और जो कहता है ना कि साहित्य धीरे धीरे परिवर्तन करता है, हमारे आचार्य नंद किशोर प्रोफेसर सर बार बार इस बात को कहते हैं हमें कि वो शनै शनै की प्रक्रिया है और ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। भारत में रिवोल्यूशन नहीं होगा, भारत में रिफॉर्म ही होगा, जिस बात को बाद में अम्बेडकर साहब ने बड़े विस्तार से कहा और संविधान के माध्यम से उन सारी चीजों को अप्लाई किया। तो कहने का मतलब प्रेमचंद उस बहस को इस नोवेल के में करके दर्ज कर रहे हैं। तो 1935 में आप जानते हैं कि जो पूरा इंडियन एक्ट बना, भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, और किस प्रकार से उसमें संविधान और सारी चीजों का प्रोसेस शुरू करते हैं वो। तो उस समय सारी बहसें भी शुरू हो गई थी। तो प्रेमचंद ऐसा नहीं था कि अपने समकालीन उन सारी चीजों से बेखबर थे, उन्हें सारा खबर था। सामंती सिस्टम की वास्तविकता से भी वो परिचित थे, और लोकतंत्र को किस तरह से लाया जा सकता है और समाज में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, उन सारी चीजों, उन सारी बहसों से लगातार प्रेमचंद का वास्ता था। वो संपादक भी थे और लेखक भी थे, इसलिए उनका उन सारी अपने समय की जो कुछ परिवर्तनकामी विचार चल रहे थे उनसे पूरी तरह से परिचित थे वो। और यहाँ पर वो कहीं के मेहता के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तस्तरी में पान आ गए थे, राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। समाजवाद का यही आदर्श है कि बुद्धि में प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, उस प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थहीन बुद्धि होगी तभी वो कल्याण कर सकती है। और समाजवाद की बात इसलिए कर रहे हो, हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए ही सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकतर अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि अब राय साहब इस बात को बोल रहे हैं कि हमें इस प्रकार की बुद्धि चाहिए जो स्वार्थहीन हो, क्योंकि हम ज्ञान सब कुछ देना चाहते हैं लोगों को, लेकिन धन नहीं देना चाहते, क्योंकि धन के कारण ही सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम धन विहीन एक निष्पाप बुद्धिमान और उन सारे विचारों को, जो आदर्श की जो बात है, उन सारी चीजों को राय साहब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब ही यही है कि हम इस प्रकार का सिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ धन की महत्व, मतलब उस जो धन की जो सभ्यता है ना, जो नागरिक सभ्यता, नगर की सभ्यता ने पूंजी की जो सभ्यता आ रही थी, पूंजीवाद जो आ रहा था, उसको काउंटर करके वो कहते हैं कि हमें बुद्धि चाहिए लेकिन धन विहीन चाहिए, जो मतलब नैतिकता के बल पर, जिसका अपना मोरल बहुत पावरफुल हो, उस चीज की बात कर रहे हैं वो।
दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब देखिए सारे पूंजीपति और बुद्धिमान लोग सब आ चुके हैं। राय साहब सारा कहते हैं कि मतलब जो एलीट क्लास था उस वर्ग उस दौर का, वो सब एकत्र हो रहा, प्रोग्राम उसी का था, तो सबको आना ही था। तो खन्ना भी जो मैनेजर थे और मिल के मालिक थे भाई, शक्कर की मिल के उस जमाने के, तो काफी पावरफुल आदमी थे वो। दो देवियां भी उनके साथ थी। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह खद्दर की साड़ी पहने हुए गंभीर और विचारशील थी। मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना दूसरी महिला ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए और जिसकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती थी, मिस मालती थी। अब देखिए मिस मालती भी आ गई, इस नोवेल का उनका जिक्र आना शुरू हो चुका है। बड़ी डॉक्टर है वो भी और बड़ी बुद्धिमान महिला है वो। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। मतलब राजा महाराजाओं का इलाज करती है वो, लेकिन आम लोगों का भी करती है, सबका इलाज करती है वो। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गात कोमल पर चंबलता कूट कूट कर भरी हुई, झिझक या संकोच का कहीं कोई नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब पुरुष, मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद के जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोद्गारों का कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोभ सा हो गया। मतलब एक पूरी पढ़ी लिखी, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही होशियार, बहुत ही कह सकते हैं कि दुनियादारी को समझने वाली महिला है और खूबसूरत भी है। और कैसे लोगों को टैकल करना है, मनोविज्ञान को समझना है, यानी कि एक तरह से बहुत ही समझदार महिला है वो। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ आप सूरत से भी फिलासफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों का उद्धेड़ कर रख दिया था। अब देखिए उसमें था ना कि आत्म भौतिकवाद और दोनों विचार चलता है ना, कि एक भौतिकवाद की बात करता है और एक आत्मा की बात करता है। तो ये दोनों दर्शन तो हमेशा चलता रहा हिंदुस्तान में। तो कहीं ना कहीं मेहता उस आत्मवाद की जो बात करते हैं बार बार, की संसार निस्सार है, और उनकी आलोचना करते हैं। और मेहता जीवन की जो वास्तविकता, भौतिकता, उसकी बात करते रहे। तो इसलिए मालती उनसे कह रही कि आप तो अपनी शक्ल सूरत से ही बड़े दार्शनिक लगते हैं मुझे। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में आया कि आपसे लड़ जाऊं, फिलासफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है। वो इस बात को महसूस करती बार बार कि इनके पास सिर्फ बुद्धि है, हृदय नहीं है, जो कि समाज बुद्धि की तरह ही बढ़ रहा था ना भाई। कामायनी भी उसी समय आती है ना, उसमें भी तो अब प्रसाद जी मन, हृदय और बुद्धि की बात करते हैं। और पूंजीवाद भी कहीं ना कहीं शुरू हो रहा था, जहाँ बुद्धि की महत्ता बढ़ रही थी समाज में। तो उन सारी चीजों के साथ मैंने कहा ना, ये सारे आत्मवाद, भौतिकवाद, ये सारे जो दर्शन है, उन सारी चीजों को भी प्रेमचंद यहाँ इन सारे विचारकों के माध्यम से हमारे सामने अभिव्यक्त करते हुए नजर आते हैं। मेहता जेब गे बिना ब्याहे थे और नवयुवक की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर जो ही कोई महिला आई और आपकी जबान बंद हुई, जैसे बुद्धि का ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी। मतलब अभी शादीशुदा नहीं थे तो बड़ा संकोच था महिलाओं से, और आप उस जमाने की कल्पना भी कर सकते हैं। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासाफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता बुरा न माने तो वो तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में से थे। खन्ना उसको, वो चाहते थे मालती को, लेकिन मालती उनको नहीं चाहती थी। ये भी एक तरह का विरोधाभास था यहाँ पर। मालती असल में मेहता को चाहती थी। तो खन्ना उसको बार बार कह रहे हैं कि लाइन मारे, लेकिन लाइन नहीं ले रही है वो। मिस मालती जाए वहां खन्ना का पहुंचना लाजिम था। उसके आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाएं, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हो। सब लोगों ने कहा हमारा मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलोसफी के प्रोफेसर हस्बैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और वे कुंवारे हैं। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। ये रोग सभी फिलासफरों को होता है। वो कह रही कि हर कोई फिलासफर दार्शनिक होता, पढ़ा लिखा होता है, वो कह रही कि वो हमेशा
शादीशुदा जीवन को प्रेफर नहीं करता है। तो बोले कि एक तरह का रोग है। तो मेहता भी कुंवारे, उनके गुरु भी कुंवारे थे। अब मेहता को अवसर मिला, बोले आप भी तो इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलासफर से शादी करूंगी, और ये वर्ग शादी के नाम से घबराता है। अब देखिए क्या बोल रही हो। लेकिन मैंने ये स्वेर किया, प्रतिज्ञा की कि मैं किसी उसी फिलोसोफर से शादी करूंगी। मतलब वो खुद बुद्धिजीवी है ना, तो चाहते हैं कि मेरा जो जीवन साथी वो भी उसी तरह का हो। लेकिन वो कह रही है कि क्या बोलूं मैं, फिलोसोफर तो शादी से ही घबराते हैं, अब कैसे चलेगा भाई ये। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में की लड़कियां थी, अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते थे जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे, मगर बेचारे सरल हृदय, कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही न रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद किया करके लिखा पढ़ी करते रहते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार में उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता था कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करनी चाहिए तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों में दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। बड़े समझे कि रात दिन पढ़ने वाले आदमी थे। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुश मिजाज और मिलनसार है, नहीं इस हंगामे में क्यों आते। लेकिन वो फिर राय साहब मेहता साहब के बारे में बोलते कि मेहता साहब उस तरह के फिलोसोफर नहीं है जो हमेशा किताबों में डूबे रहते हैं और दुनियादारी से उनका कोई वास्ता नहीं हो। ये तो बड़े ही हंसमुख इंसान है, लोगों के बीच में रहने वाले आदमी है। तो आप फिलोसोफर ना होंगे, आप अपनी चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है। तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है। वो कह रहे हैं कि जो फिलोसोफर होता है वो पूरी दुनिया की चिंता करता है, तो उसका तो दिमाग अलग ही तरह से चलता है ना भाई। तो कह रहे हैं कि हम थोड़ी सी पारिवारिक जिम्मेदारियों से घबरा जाते हैं, और फिलोसोफर लोगों को तो पूरी दुनिया की चिंता करनी पड़ती है। तो उनका दिलो दिमाग हल्का कैसे हो सकता है, आप ही सोचिए। इस तरह की बात भी ये लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपस में पूरी आत्मवाद, भौतिकवाद, जीवन की जो सच्चाइयां हैं, जो वास्तविकता है, उनको लेकर ये लोग बातचीत कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि पूरा इलिट क्लास है। और इलिट क्लास की क्या स्थिति है, क्या दशा है। वो कहते हैं ना कि वो हर अपने आधुनिक उन्नत विचारों को आत्मसात करना चाहता है। उसके पास बुद्धि है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, सिस्टम उसके हाथ में, सब चीज उसके हाथ में है। तो जाहिर सी बात है वो हर चीज पर अपना कब्जा करना चाहेगा ही। अब देखिए आगे क्या चर्चा करते हैं लोग। उधर संपादक जी श्रीमती जी खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। अब संपादक जो थे ओंकार नाथ थे, जो बिजली पत्र निकालते थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी बेचारे की, क्योंकि उन सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से उनका पत्र चल रहा था। तो जो खन्ना साहब की पत्नी थी उनसे अपनी कठिनाई बता रहे थे, शायद वो कुछ चंदा वंदा कुछ दे दे, अपना सहयोग कर दे वो। बस जो समझ लीजिए श्रीमती जी की संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा न अपना उपकार कर सके न औरों का। पब्लिक उनसे आशा तो यह रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाएं, मार खाएं, घर के माल असबाब की कुर्की कराएं। यह उसका धर्म समझा जाता है। लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं हो, तो वह सब कुछ उसे हर एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं, आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उससे क्यों वंचित रखती है। अब वो अपना पूरा गुणगान बता रहे हैं ताकि उनको थोड़ी मदद मिल जाए भाई। मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कविता कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं, कुछ सूझता नहीं। अपने आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को कहा है?
संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है। कामिनी देवी, लिखने लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर खूब दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? अब देखिए, प्रेमचंद ये बात कह रहे हैं बार बार। प्रेमचंद ने अपने उस प्रगतिशील लेखक संघ वाले भाषण में भी ये बात कही थी कि जिनके जीवन में आराम, ऐशो आराम है, वो क्या लिखेंगे? जिनके अंदर बेचैनी होगी, जिनके अंदर पीड़ा होगी, वही तो लिख पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये बात वो एक वहां इसी रूप में कह रहे हैं। कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सके तो आपका प्रचार दुगुना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं जो आपको ग्राहक न बन जाए। अब क्या कह रहे हैं कि अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दिशा में न होता। संपादक ओंकारनाथ कह रहे हैं कि अगर मुझे सिर्फ धन ही कमाना होता ना, तो फिर मैं ये सब क्यों कर रहा होता? मैं बड़े बड़े पैसे वालों को छाप रहा होता और पैसा कमा रहा होता। मेरा उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं है। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूं तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानियां महारानियां को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप है। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है, वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धा स्वर में कहा, ये खुशामद नहीं देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार है। ये सच्चे हृदय के उद्गार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी की इस जरा इधर आइए, मिस मालती आपसे कुछ पूछना चाहती है। संपादक जी की वो सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सधे नेत्रों से देखा, कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। अगर आप लोग जिसे चाहे एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकार को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझो। अब देखिए क्या बोल रही हो। जैसे होता है ना, आज का मीडिया किस प्रकार से रूमर फैलाता है, जाहिर सी बात है। अच्छा भी फैला सकता है और बुरा भी फैला सकता है। उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो और अभी तो हम सोशल मीडिया के जमाने में, जहाँ कि आप जानते हैं ट्रोलिंग होना और न जाने क्या क्या चलता रहता है। इस प्रकार का गाली गलौज करना मतलब बहुत ही आसान हो गया ना, कि आप कुछ भी किसी को कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए मालती कह रही है कि मतलब मुझे तो कि सेक्रेटरी लोगों ने कहा कि भाई ये जो ओंकार नाथ है हमेशा हमारे खिलाफ लिखता रहता है, बुरा बुरा कुछ करता रहता है। हमारी इच्छा थी कि इसको एक बार जेल में बंद करवा दें। और अभी ओंकार नाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मालती उनसे कुछ पूछना चाहती, कुछ बात करना चाहती, और मालती उनसे क्या बात करती है देखिए। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गई, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यूं वो बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस बज्म सभा में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकारनाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों में डर जाएं। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उनसे अनीति और स्वेच्छाचार के को जड़ खोद कर फेंक देने का जिम्मा लिया है। वो कह रहे हैं कि समाज से मैं अनीति और इस स्वेच्छाचार को मैं हमेशा के लिए खत्म करूंगा, और मैं संपादक के रूप में अपने इस धर्म का निर्वाह हमेशा करता रहूंगा, और मैं किसी से नहीं डरता। आपको जो कहना उनसे कह दीजिएगा, और जहां मुझे जिस जेल में भिजवाना भिजवा सकते हैं वो। मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी नीति नहीं आती कि आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं? अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम कर दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफी मदद मिल सकती है। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपनी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा न निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा कर देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर न निकले लगे और सरकारी दावतों में निमंत्रित न होने लगे, तो मुझसे जितना चाहे कोसिएगा। अब वो बता रहे कि थोड़ी सरकार की आलोचना कम करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। मालती बता रही है
कि पावर क्या होता है और पावर को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, शायद उन सारी चीजों को वो समझा रही है या बता रही है उनको, संपादक जी को। लेकिन संपादक जी उन सारी बातों को सुनते कहाँ हैं? उनके पास तो उन सारी बातों को सुनने का शायद वक्त भी नहीं है। ओंकारनाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ। मैं इसे दम्भ कहती हूँ। आपकी इच्छा, धन की आपको परवाह नहीं, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने कायदे फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता? आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकारनाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की। तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं और उधर से भी मारे जाएं तो पत्र कैसे चले? अब मालती कहती कि ठीक है, आप यहाँ से नहीं ले रहे, लेकिन विदेश से तो विज्ञापन ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो फिर आपकी देशभक्ति और आपका आदर्श कहाँ चला गया? मिस मालती ने दया करना न सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूं। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, और चाहे कुछ भी हो, सिद्धांतवादी नहीं है। अब वो कह रही है कि मतलब इस प्रकार का दोगलापन अच्छी बात नहीं है ना। एक तरफ आप विदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ देशभक्ति का राग लाप रहे हैं। ये सब कुछ कैसे और क्यों और कब तक चल सकता है? मेहता खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद ही विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। संकोच जाता रहा। अब देखिए, मेहता भी इस पहली बार मिले तो समझ गए कि ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि इसका बुद्धि या समझदारी भी इसके अंदर काफी अच्छी। सिर्फ शारीरिक रूप से ही मालती सुंदर नहीं, बल्कि मन भी उतना अच्छा ही है, और वो मतलब बुद्धिमान भी है, चीजों को समझती भी है वो। यही बात अभी मैं कह रहा था, विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मकारी है। और शायद प्रेमचंद का जीवन भी कुछ ऐसे ही संदेश देता है। उन्होंने भी अपने जीवन में विचार और व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं किया था। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं, और मैं भी फिलासफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलासफी में डूबा हुआ है। मालती ने उसकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलासफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले फिलोसफी को गंगा में डूबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती है कि फिलोसफरों को हमेशा फाके मस्त रहना चाहिए? फाके मस्त यानी गरीब रहना चाहिए? क्योंकि मैं ये खन्ना साहब तो बड़ी पोजीशन में थे, बड़े पद पे थे भाई। जी हाँ, फिलोसफर अगर मोह पर विजय नहीं पा सके तो फिलोसफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलोसफर न ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा नहीं किया कि राय साहब, कि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है, उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। क्या आप जानते हैं, क्या आप चाहते हैं आप भी उसी दशा में फले फूले जिसमें बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप बस साधन जुटा दे जिससे मैं अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। अब देखिए, मैंने कहा ना कि मेहता पहले कह चुके हैं कि धन मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, धन तो सिर्फ साधन है, साध्य नहीं है। यानी सिर्फ जो आवश्यक चीजें मुझे चाहिए उनके लिए धन चाहिए। मुझे धन को एकत्र नहीं करना, मुझे कोई पूंजीवादी पूंजी बैंक बैलेंस नहीं करना है। मुझे बंगला और बहुत सारे बंगले, बहुत सारी कारें नहीं चाहिए। मुझे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो साधन चाहिए, जिससे मुझे किताबें चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए जहाँ मैं पढ़ सकूँ, लिख सकूँ, अपना काम कर सकूँ। इसलिए धन मुझे मेरी मिनिमम जो आवश्यकता है उनको पूरा करने का माध्यम है। मुझे धनपति नहीं बनना, बल्कि मुझे तो बुद्धिमान बनना, समझदार बनना है और दोगलेपन से बाहर निकलना। मैं दोगला नहीं होना चाहता हूँ। ये पूरा का पूरा उसका थ्योरी है, किसका? मेहता जी का। तो मेहता इसलिए बता रहे कि मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। धन
मेरे जीवन का लक्ष्य कभी नहीं था और कभी नहीं है। वो सिर्फ मेरे लिए माध्यम है कि उसका उपयोग करके मैं अपने आप का सर्वोत्तम उपयोग कर सकूं, अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकूं और जो कुछ काम करना चाहता हूं उस काम को कर सकूं। उसके लिए मुझे धन चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? मेहता कह रहे हैं। तो मेहता साहब बोल रहे हैं कि भाई धन तो हमें सिर्फ हमारे लिए क्या है? साधन है, हमारे लिए साध्य नहीं है वो। मुझे बहुत सारे घर, बहुत सारा बैंक बैलेंस, बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। मुझे उतना ही धन चाहिए जिससे मेरा काम हो जाए। ओंकारनाथ समष्टिवादी थे, व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते। इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधा के लिए 1000 महीने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता तो आपको ये सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो देना पड़ेगा, और अगर दूसरा मजदूर उस काम को कम पैसे में कर रहा है तो ठीक है, आप क्यों उसके पास जाएंगे? तो वही वाली बात है। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलासाफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निसंकोच भाव से कहा, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। क्या कह रहा है? मेहता जी कह रहे हैं कि विवाह करने के बाद तो आप एक खास तरह की लिमिटेशन में बन जाते हैं ना, और मुक्त भोग से क्या, आप तमाम तरह के बंधनों से मुक्त रहते हैं। तो इसलिए मैं किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ। इसलिए मैं विवाह के पक्ष में नहीं हूं बल्कि भोग के पक्ष में हूं। अब ये विचार है, इससे बहुत सारी असहमतियां सहमतियां हो सकती है। खन्ना ने इसका समर्थन किया, बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। लेकिन सब तो पुरानी समाज की थोती मानसिकताएं हैं। अभी क्या है आज का सूत्र? मुक्त भोग करना। आज उसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, नरसों उसके साथ। यही जीवन का है और यही वास्तविक अनुभूति है। मालती ने चोटी पकड़ी, तो अब मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल पास तो हो, शायद उनका पहला प्रयोग आप ही करेंगे। कामिनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुंह सिकोड़ लिया, मानो कह रही है, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपके क्या विचार है मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वो किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन है, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ठीक है, तो आप तलाक के विरोधी हैं क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत वो उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते हैं। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम है जो लोभ से अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि में विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि में अविवाहित जीवन को। अब देखिए, ये विवाह और शादी का जो सारा मैटर है उस पर बातचीत कर रहे हैं कि समाज तो चाहता है कि आदमी विवाहित रहे और उस काम को करे, और बोल रहे कि अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से आप कहेंगे तो मैं विवाहित जीवन को नहीं बल्कि अविवाहित जीवन को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, जहाँ की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। ऐसा उनका कहना है। और देखिए, सारी बहस चल रही थी, उस बीच में क्या होता है कि वैवाहिक जो सारा धनुष यज्ञ भी तो होने वाला था, उसका सारा कुछ कार्यक्रम भी चलने वाला था। तो हम आगे क्या होता है, हम इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक विवाह और विवाह की सारी बातें लोग कर रहे हैं, और सारे कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो इन सारी बातों में निमग्न थे, डूबे हुए थे। तो कहने का आशय यही है कि प्रेमचंद कहीं न कहीं अपने समय की तमाम बहसें अपने पात्रों के माध्यम से करवा रहे हैं, और इसलिए प्रेमचंद अपने समय की जो अनुगुंज है उससे बहुत
दूर तक परिचित थे। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेमचंद किसी मध्यकालीन बौद्ध में जी रहे थे, उन्होंने अपने समय में क्या घटित हो रहा था उसका पता नहीं था। प्रेमचंद की यही तो खासियत है। इसलिए गोदान को जब हम पढ़ते हैं या उनकी बाकी कहानियों को पढ़ते हैं, तो उसमें अपने समय के अनुगुंज, उस समय क्या चल रहा है और समय किस करवट लेने वाला है, मूल्यबोध कैसे चेंज हो रहा है, नैतिकताएं कैसे टूट रही है, आम आदमी में कैसे चेतना पैदा हो रही है, और समाज में जातिवाद के तमाम दंश, अशिक्षा, अज्ञानता, बेरोजगारी, बेकारी और इलीट वर्ग किस प्रकार से ऐश में लुप्त है, उसकी उसी रूप में आलोचना करते हुए नजर आते हैं हमेशा। और प्रेमचंद इसीलिए हमारी आंखों को खोलने का काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। आप ऐसे ही सुनते रहिए और प्लीज़ लाल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है और वीडियो हमेशा पूरा सुनना है। आपसे यही आग्रह है। और जो भी कुछ आपकी असहमति हो, आपकी राय हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, अपना काम करते रहिए। गलत रास्ते पर नहीं जाना है, मेहनत का रास्ता चुनना है। समय लग सकता है लेकिन आपको अंदर से और बाहर से बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो अपना ख्याल रखिए और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। चलते रहिए, चलते रहिए।